वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लास्ट वाली सीरीज कंटिन्यू करते हैं। तो यस, आखिरी वीडियो में जो हमने देखा था कि ग्रीक गॉड के साथ हमारी क्या सिमिलरिटी। सिमिलरिटीज है, हमारे गॉड की कैसे कैसे उनके स्टोरीज आपस में कहीं न कहीं मैच कर रहे थे या फिर सिमिलर थे। तो आज हम देखेंगे जो इजिप्शियन, राइट? यस, यस। इस बार देखेंगे जो इजिप्शियन कल्चर है, उनके साथ उनके गॉड और हमारे गॉडों में क्या सिमिलरिटीज है। हम्म, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए आइए शुरू देखते हैं करते वीडियो हैं। स्टार्ट करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आप पहले सिमिलरिटीज़ को देख लें कि ग्रीक सभ्यता में हमें क्या सिमिलरिटीज़ दिखती है। अब हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन में बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जो बातें हैं, जो मान्यताएं हैं, जो वहाँ की कथाएं हैं, वो कैसे वैदिक सभ्यता की कथाओं से या उसके बाद की पौराणिक कथाओं से मैच खाती हैं। साथियों, जब से हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए, हम आपके लिए कुछ नया शुरू करना चाहते थे। और अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने पिछले कई दिनों से सप्ताह में केवल 1 वीडियो डाली है, जबकि हम 2 वीडियो डालते थे। तो जो हमने 1 वीडियो डाली है, उसकी जगह पर हम दूसरा जो नया शुरू करना चाहते हैं, उसकी शूटिंग में व्यस्त थे। हम पूरे जून के महीने में जी तोड़ मेहनत किए हैं और आपके लिए इस चैनल पर कुछ नया शुरू करने वाले हैं। शुभ घड़ी आ गई है, बहुत कम दिन बचे हैं और आपने जैसी शुभकामनाएं, जैसा प्रेम और स्नेह हमारे लिए बनाए रखा है, मैं आशा करता हूं कि आप बनाए रखेंगे। और साथियों, अगर आप में से किसी को भारतीय दर्शन, उपनिषद और संस्कृत भाषा को सीखना है, तो आप हमारे शिक्षणम ऐप पर सीख सकते हैं। आप जैसे ही 50,000 से भी ज्यादा जिज्ञासु दैनिक रूप से शिक्षणम ऐप पर भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए हैं। और चूंकि आप हाइपर क्वेस्ट को इतना सपोर्ट करते हैं, हम आपके लिए कूपन कोड की भी व्यवस्था करते हैं। अगर आप हाइपर 15 कूपन कोड, केवल आपको लिंक और डिटेल में बहुदेव बाद देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर जो राजाओं को उपाधि दी जाती थी, उन्हें हम रामसेस कहते थे। रामसेस 1 हो गए या रामसेस 2 हो गए। और जब आप रामसेस का अर्थ जानेंगे, तो रामसेस का अर्थ होता है वो जो रा से जन्म लिया हो। और रा क्या होता है? इजिप्शियन मैथोलॉजी में रा जो होते हैं, उन्हें सूर्य कहा जाता है। तो जो सूर्य से जन्म लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। अपने राजाओं को ऐसा देखते थे। और हम जब पैरेलल बैठाते हैं राम शब्द में, तो हमें भी पता है कि जो भगवान राम जी थे, उनको सूर्यवंशी कहा जाता था। और इसमें एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट ये भी देखने को मिलता है कि एक बहुत प्रसिद्ध रानी थी इजिप्शियन हिस्ट्री में, जिनका नाम सीतामन था। और रामायण से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें इजिप्शियन हिस्ट्री में देखने को मिलती है। जैसे रामायण में श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का एक ट्रायो हमें देखने को मिलता है, वैसे इजिप्शियन हिस्ट्री में अमुनरा, उनकी पत्नी मट और खोसू का भी एक ट्रायो देखने को मिलता है। वहां पर जो खोसू हैं, वो उन दोनों के पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी जो हैं, वो श्री राम जी के भाई हैं। लेकिन जो खोसू हैं और जो लक्ष्मण जी हैं, उनमें एक सिमिलरिटी और देखने को मिलती है कि जो इजिप्शियन हिस्ट्री में खोसू हैं, उनको एक सांप की तरह वर्णित किया गया है। और ऐसा बताया गया है कि ये वो सांप थे जिन्होंने जो कॉस्मिक एग था, उसको निषेचित किया था और उससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। और अगर हम लक्ष्मण जी के विषय में देखेंगे, तो यहाँ पर भी लक्ष्मण जी को बताया जाता है कि ये शेषनाग के अवतार हैं। ये वही शेषनाग हैं जो पृथ्वी को संभाल के रखते हैं। तो इन कथाओं में भी हमें पैरेलल देखने को मिलता है, इसलिए इन दोनों पात्रों में हमें समानता दिखती है। वहीं जब हम श्री राम जी को देखते हैं, तो अमुन-रा जो हैं, जो जिनका पैरेलल श्री राम जी के साथ बैठता है, अमुन-रा नीले रंग के एक देवता थे। इनको ऐसा माना जाता था कि इनके पैर से एक नदी निकली है और जो पूरी मनुष्य जाति है, जो पूरा ह्यूमन काइंड है, इन्हीं की आंखों के सामने पनपा है। हमारे यहाँ श्री राम जी को भी ऐसे ही देखा जाता है, नीले रंग में दर्शाए जाते हैं। साथ में चूंकि ये विष्णु जी के अवतार है और हमें पता है कि माँ जो गंगा है, गंगा नदी, वो विष्णु जी के पैर से ही निकली थी। तो इन कथाओं में भी हमें पैरेलल देखने को मिलता है। साथ में हमने बहुत ढेर सारी ऐसी फोटोज देखी हैं जो इजिप्शियन फेरोज की हैं, जो अपने शरीर पर उसी तरह का मार्क बनाते हैं जो वैष्णव संप्रदाय के लोग अपने शरीर पर जैसा तिलक लगाते हैं। तो साथ ही इन सभी समानताओं को देखकर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो वैदिक सभ्यता की बातें हैं, जो हमारे यहाँ की पौराणिक कथाएं हैं, या फिर हमारे यहाँ के जो रूप हैं देवताओं के, वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बहुत ढेर सारी बातों से ये सब मेल जानना खाते बहुत हैं। तो जरूरी साथियों, ये रहता तो है। बात हो गई ग्रीक सभ्यता की और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। लेकिन सेंट्रल एशिया में भी अगर हम आएंगे, तो बहुत ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो इन सिविलाइजेशन में कॉमन दिखती हैं। आइए उनको भी डिस्कस करते हैं।
अब साथियों, ग्रीक और मिस्र की सभ्यता के बाद जब आप सेंट्रल एशिया में आते हैं तब भी ऐसे बहुत ढेर सारे साक्ष्य मिलेंगे जिनको देखकर आपको पता चलेगा कि कितनी समानताएं थी हमारी वैदिक सभ्यता में और जो भी सेंट्रल एशियन सिविलाइजेशंस रही हैं। जैसे अगर आप ऋग्वेद को देखेंगे तो हमें उसमें ईरान का हुआ, चाहे कुर्दिस्तान का हुआ, अफगानिस्तान का हुआ, जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, उसके भी बोलन दर्रे तक का वर्णन हमें देखने को मिलता है। साथ में जब आप पौराणिक कथाओं को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो गांधारी थी वो भी अफगानिस्तान से थी और इन सभी एरियाज में हमें प्राचीन मंदिरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब इसमें सेंट्रल एशिया से थोड़ा वेस्ट की तरफ जाएंगे, इटली की तरफ, तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है और वो हमें मिलती है एट्रस्कन सिविलाइजेशन में। वहां पर अवशेषों में ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिली है जिसमें ऐसे चित्र उकेरे गए हैं जिनकी इंस्पिरेशन हमें रामायण जैसी दिखती है। वहां पर बहुत ढेर सारे चित्र ऐसे हैं जिसमें पूंछ वाले अजीबोगरीब वानर देखे गए हैं, या फिर एक चित्र आपको दिखता है जहां पर दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं जिनके पास धनुष बाण है और बीच में एक महिला है जिसके पास फूल है। तो हमें पता है कि कैसे राम लक्ष्मण जी के साथ सीता भी वन को गई थी। तो कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनमें हमें समानता देखने को मिलती है। साथ में इस सभ्यता में हमें शिवलिंग भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही जब आप अमेरिकाज में जाते हैं या फिर फॉर नॉर्थ की तरफ जाते हैं, रशिया की तरफ, तो बहुत ढेर सारी हमें ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं जिनमें हमें सनातन या वैदिक सभ्यता की झलक दिखाई पड़ती है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये चीजें यहाँ से वहां गई हों, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो इनके बीच में हमें बहुत ढेर सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। अब ये जितनी भी समानताएं हैं इनको हम डिस्कस करने जाएंगे तो पूरा 1-2 घंटा लग जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं यहीं पर रुकता हूं। अब हम कोशिश करते हैं समझने की कि क्या कारण हो सकता है कि ये इतनी समानताएं हमें अलग अलग सिविलाइजेशन में देखने को मिलती हैं। तो साथियों, जब हम विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो 2-3 चीजें इसमें हो सकती हैं। पहला तो ये कि जो अर्ली ह्यूमंस थे और उनका जो थॉट प्रोसेस था नेचर को लेकर या फिर भगवान को लेकर, वो एक तरह से ही इवॉल्व हुआ। जो बहुदेववाद है ये हमें हर सभ्यता में देखने को मिलता है। बाद में धीरे धीरे अलग अलग सभ्यताओं में बहुदेववाद खत्म हो गया और एक ईश्वर की प्रार्थना शुरू हो गई, लेकिन हमें अलग अलग जगहों पर बहुदेववाद जरूर देखने को मिलता है। तो अगर हम इसकी बायोलॉजिकल स्टडी करें तो हो सकता है हम ये पाएं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उनका नेचर को लेकर या फिर भगवान को लेकर, देवताओं को लेकर एक ही तरह का थॉट प्रोसेस आगे बढ़ा था। या दूसरा ये भी हो सकता है कि ये अलग अलग सिविलाइजेशंस आपस में काफी जुड़ी हुई थी, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, चाहे वो सांस्कृतिक यात्राओं के माध्यम से हो। क्योंकि अगर आप देखें तो जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं या फिर जो आइलैंड्स हैं, जैसे जावा के, सुमात्रा के, इंडोनेशिया है, बाली है, इन सब जगहों पर हमारे व्यापार थे। जो चोल वंश के राजा थे 10वीं सदी में, तो उनका जो व्यापारिक व्यवहार था वो मलेशिया, जावा, सुमात्रा आदि तक था। तो इसी कारण क्या होता है कि व्यापार के साथ साथ जो आपकी संस्कृति होती है, जो आपका धार्मिक विचार होता है, वो भी उन रीजन्स में पहुंचता है। साथ में हमने ये भी देखा कि जो हमारा बौद्ध धर्म था वो भी बहुत ढेर सारे देशों तक पहुंचा, जिसके माध्यम से न केवल बौद्ध धर्म बल्कि जो भारत की आत्मा थी, जो भारत के मौलिक विचार थे, वो भी अलग अलग देशों में फार ईस्टर्न साइड में पहुंच चुके थे। तो अगर हम ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखेंगे या फार ईस्टर्न, चाहे जापान हो, चीन हो, कोरिया हो, वहां देखेंगे तो ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का व्यापारिक जो प्रचार प्रसार हुआ या धार्मिक जो प्रचार प्रसार हुआ, उससे भी बहुत ढेर सारी चीजें उधर पहुंच गई। लेकिन जब हम वेस्ट की तरफ आते हैं और खासकर यूरोप की बात करते हैं, तब यहाँ पर गुत्थी जो होती है वो सुलझ नहीं पाती है। लेकिन इसमें भी एक थ्योरी ये है कि जो ऋग्वेद में हमें दशराग युद्ध देखने को मिलता है, अगर हम उसकी स्टडी करें तो उससे भी हमें कुछ कनेक्शन ऐसा मिल जाएगा जिससे जो हमारे धार्मिक विचार थे या जो हमारी पूजा पद्धतियां थी, जो हमारा देवी देवताओं को लेकर मान्यता थी, वो यूरोप तक पहुंची रही होंगी, उसको भी समझते हैं। साथियों, जिस दशराग युद्ध की मैं बात कर रहा हूं, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में आता है। इसमें जो 18वां सूक्त है, 35वां सूक्त है और जो 83वां सूक्त है, इसमें दशराग युद्ध की बात होती है। और इतिहासकार भी मानते हैं कि ये पूरे विश्व का पहला युद्ध था जिसका हमें सटीक वर्णन मिलता है। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि इस युद्ध में न केवल भारतीय सब कॉन्टिनेंट बल्कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे उनके भी राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था। अब इसे दशराग युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 10 राजाओं के खिलाफ सुदास जी ने, जो भरत वंश के सुदास जी थे, ये ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है, इन्होंने 10 राजाओं की सम्मिलित सेना के साथ रावी नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा था और उनके जो सैन्य सलाहकार थे वो ऋषि वशिष्ठ थे। और जब इस युद्ध का हम वर्णन पढ़ते हैं तो बहुत ढेर सारी जनजातियां जो कि अफगानिस्तान से थी, ईरान से थी और उन क्षेत्रों से थी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। जैसे एक जनजाति थी परसु, और परसु जनजाति ईरान से मानी जाती थी क्योंकि ईरान को उस समय पारस से कहते थे, जहां से हम पारसी या पारस जैसे शब्द आए हैं। जब ये युद्ध हो जाता है तो इसमें सुदास जी की
विजय होती है और ऐसा माना जाता है कि फिर सुदास जी ने भारत में भरत वंश की स्थापना की थी और उसके बाद इसमें कुरु वंश का भी जन्म हुआ और इसी में हम आगे चलकर देखते हैं कि महाभारत जैसा एक और युद्ध होता है कुरु वंश और भरत वंश के बीच में। अब ये दशराग युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि बहुत ढेर सारे ऐसे राजा थे जो युद्ध में हारने के बाद अपने अपने रीजन को छोड़कर दूसरी तरफ चले गए थे। जैसे इसमें एक वर्णन मिलता है कि द्रुह जनजाति के राजा थे जो हारने के बाद अपने अफगानिस्तान रीजन को छोड़कर उत्तर पश्चिम दिशा में चले गए थे। तो ऐसे कई राजा थे जो इन रीजन्स को छोड़कर इस युद्ध के बाद सुदूर प्रदेशों में चले गए, यानी उत्तर पश्चिम यानी यूरोप के साइड चले गए। तो इससे भी हम ये कनेक्शन निकाल सकते हैं कि प्राचीन काल में, चूंकि ये महाभारत से भी पुराना युद्ध है, तो उस समय जो राजा हारे, जो जिन राजाओं को अपना राज्य छोड़ना पड़ा, वो दूर के देशों में जाकर बसने लगे। इससे हो सकता है कि जो उनके धार्मिक विचार हों या फिर जो उनके सांस्कृतिक विचार हों वो यूरोप और ऐसी कंट्रीज में पहुंचे जहां पर हमें ये समानताएं आज दिखती हैं। तो ये एक थ्योरी है, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो या हो सकता है कि हमारे जीनोम में या फिर हमारे डीएनए में या फिर जिस तरह से हमारा थॉट प्रोसेस था इसी तरह का रहा हो कि हर जगह पर लोगों ने बहुदेववाद हो गया या नेचर वर्शिप हो गई, इस तरह से जीवन को आगे बढ़ाया हो। लेकिन ये जो समानताएं हैं आज भी हमें अमेज करती हैं कि किस तरह से जो पौराणिक कथाएं हैं, जो देवी देवताओं की सिंबोलिज्म है, वो किस तरह से अनेक सभ्यताओं में एक जैसी दिखती हैं। चाहे वो माया सभ्यता के मंकी गॉड हो जिनकी तुलना आज हम हनुमान जी से करते हैं, या फिर रशिया में मिलने वाले 2 सिर वाले गरुड़ का प्रतीक हो जिनकी तुलना हम विष्णु जी से करते हैं, और एक विष्णु जी का अवतार है गणभैरुन, उनके पास भी गरुड़ के रूप में 2 सिर हैं। तो साथियों ये प्रतीक आज भी हमें जोड़े रखे हैं और आज भी हमें अमेज करते हैं कि किस तरह से ये ढेर सारी सभ्यताएं इतनी दूर होते हुए भी इतनी समान थीं। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत ढेर सारी समानताओं को आपके सामने रखा और ये भी जानने का प्रयास किया कि वो क्या रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से ये समानताएं इतनी ढेर सारी सिविलाइजेशन में हमें दिखती हैं। और साथियों जब हम समानताओं की बात करते हैं, जब हम सिंबोलिज्म की बात करते हैं या कल्चर की बात करते हैं, ये हमेशा उस सिविलाइजेशन की फिलॉसफी से जनती है। तो अगर आपको इस विषय में और रुचि है, अगर आपको समझना है कि ये कल्चर कैसे डेवलप हुए रहे होंगे, क्या फिलॉसफी रही होगी, तो हमारे शिक्षण मैप पर हम फिलॉसफीज को भी पढ़ा रहे हैं। अभी हम वैदिक सभ्यता की फिलॉसफीज को कवर कर रहे हैं, दर्शनों को समझा रहे हैं। धीरे धीरे हम नहीं पता है। काफी हद तक देखा जाए तो सिमिलरिटीज तो है, क्योंकि महाभारत का जब युद्ध हुआ था जो हम लोग पढ़े हैं उस हिसाब से गांधारी गांधार से थी उसमें, और उधर बहुत सारे राज्य का उसमें वर्णन किया हुआ है कि जो लोग हारा उनका भी, जो लोग मर गया उनका भी। उसके बाद आप देखा जाए तो हाल फिलहाल में अशोक वगैरह को देख लीजिए, अशोक के टाइम में भी अफगानिस्तान वगैरह का जिक्र है। जिक्र तो बहुत बहुत सारी चीजें उस टाइम में आपको जो ज्यूस लोग होते थे उन लोग का भी वर्णन है उसमें काफी हद तक। अशोक के टाइम वाले थिएटर में जो हेलेना वगैरह थी, ये लोग भी काफी मेरे को वीडियो अच्छी लगी और इंटरेस्टिंग तो लेकिन इस बंदे ने काफी रिसर्च करा इन चीजों पे। काफी रिसर्च की कि ग्रीक वाले का, इजिप्शियन लोगों का, ये जो इजिप्शियन कल्चर है ना वो तो बहुत हद तक मैच खाता नहीं है क्योंकि काफी पुरानी सभ्यता है। सो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तक के लिए बाय बाय।